चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पूरा फोकस 1 मई की उस बेहद अहम डेडलाइन पर है जिसने अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी में एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। देखिए, ये कोई आम तारीख नहीं है। इस टिक टिक करती घड़ी का असर सिर्फ अमेरिका या ईरान के बॉर्डर तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इसके नतीजे पूरी दुनिया की भू राजनीति को हिलाकर रख सकते हैं। तो चलिए इस पूरी स्थिति की गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दांव पर लगा क्या है। आज हम इस पूरे मुद्दे को 5 अहम हिस्सों में डिकोड करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कानूनी बाधा की, फिर होर्मुज़ जलडमरू मध्य की अहमियत समझेंगे, उसके बाद ज़मीनी हकीकत क्या है, आगे के 3 अल्पकालिक परिदृश्य कौन से हो सकते हैं, और आखिर में सबसे ज़रूरी चीन का फैक्टर। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, कानूनी बाधा। इसमें हम बात करेंगे वॉर पावर्स रेजोल्यूशन और राष्ट्रपति ट्रंप पर लगी उस 60 दिन की सख्त लिमिट के बारे में। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये वॉर पावर्स रेजोल्यूशन आखिर भला क्या है। देखिए, ये 1973 का एक अमेरिकी फेडरल कानून है और इसका सीधा सा मकसद है राष्ट्रपति की शक्तियों पर लगाम कसना। इस नियम के तहत राष्ट्रपति बिना अमेरिकी कांग्रेस की परमिशन या बिना युद्ध की औपचारिक घोषणा के 60 दिनों से ज्यादा समय तक अपनी सेना को किसी भी विदेशी संघर्ष में उलझाकर नहीं रख सकते। सरल शब्दों में कहें तो व्हाइट हाउस अपनी मर्जी से अनिश्चित काल तक युद्ध नहीं लड़ सकता। इस कानून का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। 1973 में राष्ट्रपति निक्सन के वीटो को ओवरराइड करके इसे लागू किया गया था। फिर 1993 में क्लिंटन के समय और 2011 में ओबामा के लीबिया हस्तक्षेप के दौरान भी इसकी खूब चर्चा हुई। लेकिन अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2026 पर। फरवरी 2026 में ईरान युद्ध शुरू हुआ और अब 1 मई को राष्ट्रपति ट्रंप के लिए वो 60 दिन की कानूनी सीमा खत्म होने जा रही है। व्हाइट हाउस के लिए समय सच में रेत की तरह फिसल रहा है और ये टिकती हुई घड़ी अब एक खतरे की घंटी बन चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, होर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो कि एक बेहद अहम समुद्री चोक पॉइंट है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20%। आपको शायद जानकर हैरानी हो, लेकिन दुनिया भर में जितनी भी तेल और गैस की मांग है उसका लगभग 20% हिस्सा अकेले इसी होर्मुज़ जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। ये जलमार्ग समझ लीजिए दुनिया की एनर्जी सप्लाई की धड़कन है। यहां होने वाली एक छोटी सी हलचल भी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को शॉक दे सकती है। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर ये जलमार्ग खुला रहता है तो दुनिया भर में ऊर्जा की सप्लाई एकदम नॉर्मल चलती है, सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन अभी असलियत कुछ और है। अमेरिका वर्तमान में इस जलमार्ग को ब्लॉक करने की रणनीति अपना रहा है। क्यों? क्योंकि वे अपने विरोधियों को ईंधन से तरसाना चाहते हैं। पर इस नाकेबंदी की वजह से पूरी दुनिया पर एक भयंकर ऊर्जा संकट का खतरा मंडरा रहा है। ये एक ऐसा दांव है जो कभी भी उल्टा पड़ सकता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, ज़मीनी हकीकत। मध्य पूर्व में ग्राउंड जीरो पर फिलहाल क्या टैक्टिकल बदलाव हो रहे हैं? ग्राउंड पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है। अमेरिकन नेवी ने पूरी तरह से नाकेबंदी कर रखी है, जिससे ईरान के बंदरगाह ठप पड़ गए हैं। अब ईरान की हालत ये हो गई है कि उन्हें अपना कच्चा तेल अहवाज के पुराने खराब पड़े टैंकों और असलुयक के कंटेनरों में भरना पड़ रहा है। उनकी ऑयल स्टोर करने की कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सामरिक बदलाव देखने को मिल रहा है। हिजबुल्लाह अब फाइबर ऑप्टिक FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये वो ड्रोन हैं जिन्हें आप जैम नहीं कर सकते। ज़रा सोचिए, उनके हालिया 18 में से 12 आक्रमणों में इन्हीं एडवांस ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है। ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इन सब के बीच हमारा चौथा पॉइंट है 3 अल्पकालिक परिदृश्य, यानी आने वाले कुछ ही समय में ईरान संघर्ष किस करवट बैठ सकता है। जैसे जैसे 1 मई की डेडलाइन पास आ रही है, व्हाइट हाउस के सामने मोटे तौर पर 3 रास्ते नजर आते हैं। पहला है एक शांति समझौता। सच कहूं तो इसकी संभावना काफी कम है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और ईरान दोनों अपनी जनता के सामने इसे अपनी जीत बता सकते हैं। दूसरा रास्ता है और अधिक युद्ध। इसकी संभावना मीडियम है, क्योंकि इसके लिए अमेरिका को अपनी कांग्रेस से AUMF यानी सैन्य बल उपयोग के प्राधिकार की मंजूरी लेनी होगी। और तीसरा रास्ता, जिसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, वो है लिम्बो यानी अधर में लटकना। डेडलाइन निकल जाए, सब कुछ ऐसे ही चलता रहे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कानूनी और राजनीतिक सिरदर्द है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बात करते हैं हमारे 5वें और आखिरी पॉइंट की, चीन का फैक्टर और इसके लंबे समय तक चलने वाले भू राजनीतिक परिणाम क्या हो सकते हैं। इस मैट्रिक्स को जरा ध्यान से देखिए। इसमें 4 अलग अलग सिनेरियो हैं।
जो पूरी तरह इस बात पर टिके हैं कि अमेरिका कितनी ताकत लगाता है और चीन कितना दखल देता है। अगर अमेरिका की सैन्य भूमिका सीमित रहती है लेकिन चीन ईरान की मदद के लिए एक्टिव हो जाता है, तो ये चीन के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं होगा, एक बहुत बड़ा रणनीतिक लाभ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिका अपना युद्ध स्तर बढ़ा दे और चीन भी खुलकर मैदान में आ जाए, तो बॉस, हम सीधे महाशक्तियों के टकराव बिंदु पर पहुंच जाएंगे। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। इस पूरी जटिल कहानी का अगर एक लाइन में सार निकालना हो तो अटलांटिक काउंसिल का ये कोड बिल्कुल सटीक बैठता है। वो कहते हैं, हुर्मुज़ जलडमरू मध्य में बाधा कितनी लंबी चलती है, यही वो सबसे बड़ा कारक है जो ये तय करेगा कि इस संघर्ष का असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित रहेगा या पूरी वैश्विक व्यवस्था को बदल देगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर ये चोक पॉइंट कुछ हफ्तों के लिए बंद रहता है तो दुनिया किसी तरह से झेल लेगी, लेकिन अगर ये रुकावट लंबी खिंच गई तो जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस आएगा वो दुनिया भर के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा और गंभीर सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे 1 मई की घड़ी करीब आ रही है, क्या ये संघर्ष सिर्फ खाड़ी देशों तक ही सिमट कर रह जाएगा या फिर हमारी पूरी वैश्विक व्यवस्था को ताश के पत्तों की तरफ बिखेर कर रख देगा? ये महज कोई कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो हमारे आने वाले कल को तय करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही आज के इस विश्लेषण को हम यहीं खत्म करते हैं। इस मुद्दे की गहराई को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।